वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी और हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी। और उसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ फर्म्स एंड कंपनीज। और मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मेरे नोट्स, जो कि आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हम सीधा चालू करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें हम पढ़ने वाले फंडामेंटल्स। आपके कई चैप्टर आएंगे आगे, जिसमें आएगा आपका डिसोल्यूशन, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा। उससे पहले आएगा एडमिशन, और रिटायरमेंट भी आएगा आपका। ये पूरा फ्लो में चलेगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या फंडामेंटल्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ऐड किया जाता है, यानी पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे एडमिट किया जाता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देन हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि कैसे कोई पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म से जाता है, और एंड में हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म बंद कैसे होती है, डिसॉल्व कैसे होती है, डिसोल्यूशन कैसे होता है उस पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंडामेंटल्स। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेरे नोट्स के थ्रू, जो कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड और ग्राफिक मैनर में तैयार करके रखे हैं विथ अटमोस्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स, और जिससे आपको समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी। मैंने कई सारे नोट्स भी बनाए हैं, इन सब से लेके कई सारे एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके जैसे ही कॉन्सेप्ट्स हमारे ख़त्म होते हैं, हम एडजस्टमेंट्स पे आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। सारे के सारे जो डी के गोयल के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि सारे हम करें। ठीक है, आइए सबसे पहले, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर हम एक ही स्ट्रेच में पढ़े, तो उसकी डेफिनेशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस अग्रीड ऑन शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब क्या है? ठीक है, हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, और इसका पूरा मतलब हम एक क्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस मतलब, मानिए तीन लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। ये तीनों क्या करते हैं कि एक दूसरे को जानते हैं, और ये तीनों एग्री करते हैं एक चीज़ पे। और वो चीज़ क्या होती है कि भाई हम एक बिजनेस करेंगे, हम एक पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट जो कमाएंगे वो हम शेयर करेंगे। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस जो कि एग्री कर रहे हैं किस बात पर? टू शेयर द प्रॉफिट्स। किसके प्रॉफिट्स? बिजनेस के प्रॉफिट। कौन चला रहा है वो बिजनेस? अब कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब, मान लीजिए तीन है पार्टनर, ए बी और सी। ये तीनों डिसाइड कर रहे हैं कि ये लोग पार्टनरशिप करेंगे, और इन तीनों ने साथ में काम किया एक बिजनेस पे, और उस पे हुए प्रॉफिट्स। उस पे हुए प्रॉफिट्स, और उन प्रॉफिट्स को फिर इन्होंने बांटा एक दूसरे में। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया, दैट मीन्स कैरिड ऑन बाय ऑल, जो भी सारे पार्टनर्स हैं वो कैरी करें वो बिजनेस को। दूसरा, दूसरा कहने का क्या मतलब होता है? और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए ए बी और सी पार्टनरशिप में है, और ए बी और सी क्या कर रहे हैं? ए बी और सी क्या कर रहे हैं? उन तीनों ने मिलके सी को असाइन किया, यानी कि ए और बी और सी तीनों ने मिलके सी को असाइन किया कि चलिए सी, आप हमारे बिहाफ पे काम करिए। ठीक है, वर्क ऑन आर बिहाफ। ठीक है, और सी उस बिजनेस में काम करने लगा, और सी ने कमाए प्रॉफिट्स। सॉरी, सी ने प्रॉफिट्स नहीं कमाए, बिजनेस ने कमाए हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाए, और उसके बाद जो प्रॉफिट्स हैं वो इन तीनों को बट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी, बी और ए और सी खुद के बिहाफ पे भी काम कर रहा था। सो ये हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरह हो गई है। क्या हो गया है? देखिए, ए बी और सी या तो किसी और को असाइन कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक जना उस पर काम कर सकता है बिजनेस में, या फिर तीनों ही उसमें काम कर सकते हैं, और एक
एग्रीमेंट कर सकते हैं। किस चीज़ का एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है। अब वो प्रॉफिट्स किसी भी शेयरिंग रेशो में हो सकते हैं, चाहे तो वो इक्वल कर सकते हैं, चाहे तो मान लीजिए जो वर्किंग है, जनरली क्या होता है कि वर्किंग पार्टनर, जैसे इस केस में ए बी और सी है, तो सी जो है, सी को ज़्यादा शेयर मिलेगा क्योंकि वो काम कर रहा है बेचारा, और बाकी जो दो हैं उनको कम शेयर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारी हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब एक थोड़ा बेसिक यहीं पे मैंने दे रखा है। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दोनों 50-50% शेयर करते हैं और दोनों ने स्टार्ट किया है एक बिजनेस। क्यों स्टार्ट किया है? प्रॉफिट्स कमाने के लिए स्टार्ट किया है, और वो जो प्रॉफिट्स हैं वो 50-50 के रेशियो में दोनों को मिल जाएंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी को, ठीक है। चलिए, अब आते हैं फीचर्स पे। आप फीचर्स बोल लो, आप इसेंशियल एलिमेंट्स बोल लो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, पार्टनरशिप की तीनों ही एक होते हैं। इन तीनों में से कोई भी आपको चीज़ दिख जाए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिख जाए डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आपको तीनों में से कोई एक चीज़ दे दी जाएगी क्वेश्चंस में, सो आपको लिखना यही है, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप के, कैसे ये डिफरेंशिएट करता है बाकी चीज़ों से एज एन इंडिविजुअल और एज अ कंपनी, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है कि पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए। जी, टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए, और इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है भाई। पार्टनरशिप अकेले तो कोई इंसान कर नहीं सकता, मैं अपने आप के साथ तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, ठीक है। सो पार्टनरशिप होगी एक इंसान से नहीं होगी, दो इंसान से होगी, दो और दो या दो से ज़्यादा इंसानों से होगी। यहाँ पे आपको दिख सकते हैं इन दोनों ने हाथ जोड़ लिए हैं और दोनों पार्टनरशिप करने वाले हैं। सवाल ये आता है हु कैन नॉट बी अ पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले आता है माइनर, एक बच्चा, यानी कि माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है वो होता है माइनर। माइनर पार्टनरशिप नहीं पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। ऑल दो माइनर के बिहाफ पे उसका गार्जियन है, वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, बट स्टिल हम गार्जियन को ही पार्टनर मानेंगे, हम एक माइनर को पार्टनर नहीं मानेंगे एज अ पार्टनर। कोई भी माइनर माइनर पार्टनरशिप में एंटर ही नहीं हो सकता। वो एंटर होएगा भी तो वो केपेबल नहीं है। आप सोच के देखिए, एक माइनर डिसीजन नहीं ले सकता, एक माइनर फैसले नहीं ले सकता पार्टनरशिप के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के, कॉम्प्लेक्स बिजनेस के, क्योंकि उसे आता ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। सबसे पहले माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कोई पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड, अब अनसाउंड माइंड क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब होता है, मैं पहले आपको साउंड माइंड का मतलब बताता हूँ। साउंड माइंड का मतलब होता है कि जो चीज़ें समझता है, जो चीज़ें जानता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही है उसके आगे पीछे, जिसको होशो हवास है। अब अब आपको पता है साउंड माइंड का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स अनसाउंड माइंड का ये मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई होशो हवास ही नहीं है कि उसके आगे पीछे उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसे कहते हैं अनसाउंड माइंड। जैसे कि कोई पागल हो गया, समझ गए, ठीक है। दूसरा आता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ है। मान लीजिए किसी इंसान ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोर्ट में डिसीजन लिया कि हम उस व्यक्ति को कभी भी पार्टनरशिप या कंपनी में एंटर नहीं होने देंगे, समझे आप। तो कोर्ट अगर कोई भी, या फिर लॉ, इंडिया का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अगर बोलता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को पार्टनरशिप में एंटर नहीं होना चाहिए, तो वो एंटर नहीं होगा। अब हमारा इसी चीज़ में दूसरा सवाल आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? भाई हमने मिनिमम लिमिट तो बता दी। मिनिमम लिमिट क्या थी? दो, या दो से ज़्यादा। सो मिनिमम इज टू, मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50। कहने का मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्टनरशिप हम फॉर्म कर सकते हैं, उसने कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मैक्सिमम लिमिट बोली है 50। 50 से ज़्यादा एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, टू और मोर पर्सन्स। अगर हम इसको रिवाइज करें तो भाई दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, मिनिमम दो पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। किसने स्पेसिफाई किए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं।
और पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। और कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकते, माइनर पार्टनर ही नहीं हो सकता। माइनर कौन, जो जिसकी एज 18 से कम है। माइनर का गार्जियन पार्टनर हो सकता है। और ऐसे पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो कभी पार्टनर नहीं हो सकता। ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो कभी पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फीचर कंप्लीट हुआ, 2 और मोर पर्सन्स। फिर आते हैं हम एग्रीमेंट पे। भाई एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में। आप जब भी पार्टनरशिप में एंटर करेंगे आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट के अनुसार ही पार्टनरशिप फर्म चलेगी। जी आइए पढ़ते हैं। comes into existence by any agreement and not by any operation of law। एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए और ना कि कोई एक लॉ के ऑपरेशन से। लॉ के ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई लॉ बोल रहा है कि आप 4 जने मिलके ना पार्टनरशिप करिए, ठीक है। और आप चारों जने मिलके, मान ले ABCD, ये चारों मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऐसा लॉ ने उनको बोला है कि भाई पार्टनरशिप करो। ऐसा नहीं होगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, एग्रीमेंट आएगा। अगर वो 4 जने पार्टनरशिप करते भी हैं किसी के कहने पे, तो पार्टनरशिप करने से पहले उनको एग्रीमेंट बनाना होगा कि हम पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, हम किस वजह से कर रहे हैं पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप में क्या क्या शेयर करेंगे, क्या शेयर नहीं करेंगे, हम डोनेट करेंगे या क्या करेंगे, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उन्हें सबसे पहले एग्रीमेंट में एंटर होना है, ठीक है। अब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट या तो ओरल होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। या तो हम जो A B और C D हैं, इन चारों ने आपस में बात करी और बोला कि चलो हम पार्टनरशिप चालू करते हैं। और पार्टनरशिप चालू करने का इन्होंने आपस में मुंह बोली ही बात कर ली कि भाई हाँ ठीक है, हमको पार्टनरशिप चालू करनी है, हम चालू करेंगे पार्टनरशिप। दूसरा क्या होता है, इन्होंने रिटर्न में कर लिया। इन्होंने एक लेटर टाइप किया, उस लेटर में पूरा लिखा कि ये एग्रीमेंट है, ये बंदे हैं, ये पार्टनर है और इनका ये रेशो है, जो भी जो डिटेलिंग है पार्टनरशिप की वो उन्होंने की, ठीक है। 2 मेथड हो सकते हैं, ओरल और रिटर्न। उसके बाद तीसरा क्या है, फॉर्म्स बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, ऊपर हमने एक केस देखा था ना, ये वाला, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी के एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इसमें यही चीज़ लगे, बट उसी के एग्जांपल में मान लीजिए A B और C है। A और B ने C को बोला, आई मीन A B और C तीनों ने ये डिसाइड किया कि C काम करेगा बिजनेस पे और जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए जाएंगे वो तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये मान लो इन्होंने डिसाइड किया। अब ये डिसाइड करने से कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बनती नहीं है। मान लीजिए आजकल बोलने पे कौन विश्वास रखता है, ठीक है। सो मान लीजिए इन्होंने ये सब किया और इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट पे लिखा कि जो मिस्टर C है वो हमारा सारा काम करेगा पार्टनरशिप का, और यहाँ पे मिस्टर C ने साइन कर दिया। तो ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट बना है पार्टनरशिप का, जिसमें सबने एग्री करा है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं और सारा जो काम है वो मिस्टर C करेगा। मिस्टर C को इतनी सैलरी मिलेगी, मिस्टर C इतना करेगा काम, और बाद में जो रेशोज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज है, वो इस तरीके से डिवाइड होंगे, ठीक है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट हुआ एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट बेसिस होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने का, ठीक है। और एग्रीमेंट क्या करता है, एग्रीमेंट हमें एक म्यूचुअल राइट देता है, एग्रीमेंट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देता है किस चीज़ की, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि क्या राइट्स हैं पार्टनर के, क्या ड्यूटीज़ है पार्टनर की टूवर्ड्स पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। आइए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस मोटिव्स। बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव्स, जी। एग्जिस्टेंस होना चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, किस चीज का, बिजनेस का और प्रॉफिट मोटिव का। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मोटिव का है। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है भाई, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म चालू की, ठीक है। और मैंने वो पार्टनरशिप फर्म चालू करने के बाद मैंने लॉसेस इनकर किए,
मान लीजिए मैंने लॉसेस इनकर किए पार्टनरशिप फर्म चालू करने के बाद, ठीक है। अब उस लॉसेस इनकर करने को क्या आप पार्टनरशिप बोलोगे? बताइए। नहीं सर, यहाँ तो लिखा हुआ है प्रॉफिट मोटिव। सर, उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव का मतलब भाई मैंने पैसा कमाने, मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो पार्टनरशिप चालू की थी। भले ही मुझे लॉस आया हो बट मैंने प्रॉफिट मोटिव रख के मैंने पार्टनरशिप चालू की थी, ठीक है। सो दो चीजें होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। एक हमें बिजनेस करना है और दूसरा हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। लीगल बिजनेस होना चाहिए विद इंटेंशन। इंटेंशन होना चाहिए किस चीज का? प्रॉफिट अर्न करने का। प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होना चाहिए। अब देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम पार्टी, माफ कीजिएगा, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्टनरशिप। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो मैं ओन करता हूँ और मिस्टर ए, हम दोनों की जॉइंट ओनरशिप है उस बिल्डिंग में, ठीक है। और वो बिल्डिंग जो है वो कमा रही है रेंट, ठीक है। वो बिल्डिंग रेंट कमा रही है। अब वो जो बिल्डिंग रेंट कमा रही है, हम लोगों ने एक एग्रीमेंट करा हुआ है। हमने क्या एग्रीमेंट करा हुआ है कि उस बिल्डिंग से जो भी रेंट आएगा वो हम 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए उसमें 30,000 का रेंट आ रहा है तो 30,000 में से 20,000 मेरा और 10,000 मिस्टर ए का। ये हो गया बिल्डिंग का रेंट, ठीक है। अब बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, वो एक तरीके से इनकम हो गई। हमने एग्रीमेंट भी बना रखा है, हम दो या दो से ज्यादा है, आई मीन मिनिमम तो दो ही है। तो क्या इसे पार्टनरशिप बोलेंगे? आंसर इज नो, इसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस कर ही नहीं है हम लोग। हमारा बिजनेस नहीं है भाई ये, हमारा बिजनेस ही है। हमारा प्रॉफिट मोटिव हो सकता है कि हाँ भाई हमारे पास एक जॉइंट ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम उसको रेंट पे देके, हम उसको लीज पे देके प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट पार्टनरशिप नहीं कहेंगे उसको क्योंकि बिजनेस नहीं है उसमें। समझ आई बात? ठीक है। सो थर्ड पॉइंट को अगर अपन रिकैप करें तो क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। लीगल बिजनेस होना चाहिए इंटेंशन के साथ। किस इंटेंशन के साथ? प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन के साथ, ओके। और जो जॉइंट ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। आइए, अब अगला फीचर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। भाई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो बहुत जरूरी है पार्टनरशिप में। आइए बढ़ते हैं। ये पर्सन है रादर देन आई शुड से पर्सन एक्टिंग टू बी पार्टनर, ठीक है, पार्टनर बन गए, जो कि रन कर रहे हैं एक चैरिटेबल एक्टिविटी। अब देखिए, वही एग्जांपल, मैं हूं और मिस्टर ए है। हम दोनों ने सोचा कि चलिए एक चैरिटेबल एक्टिविटी रन करते हैं। कैसे चैरिटेबल एक्टिविटी रन करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक काम किया। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बहुत सस्ते में पार्ले जी बिस्कुट्स खरीद लिए। कितने में? 2 रुपए पर पैकेट में। 2 रुपए पर पैकेट में खरीद लिए और हम मार्केट में वही 2 रुपए का पैकेट 3 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि बाकी जो शॉप ओनर्स हैं वो 5 रुपए में बेच रहे हैं इसे, ठीक है। अब जो बाकी शॉप ओनर्स हैं उनको तो फायदा हो रहा है 3 रुपए का। कैसे? 5 - 2, ठीक है। 3 रुपए का फायदा हो रहा है और हमको फायदा हो रहा है 1 रुपए का। 5 सॉरी, हमको फायदा हो रहा है 1 रुपए का। कैसे? 3 - 2, क्योंकि हम 3 में बेच रहे हैं और 2 में खरीद रहे हैं, ठीक है। हमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अब जो 1 रुपए का फायदा है वो क्या डिनोट करता है? भाई हमें प्रॉफिट तो हो रहा है। हम 2 में चीज खरीद रहे हैं, हम 3 में बेच रहे हैं, हमें प्रॉफिट तो हो रहा है। बट हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये चैरिटी के लिए कर रहे हैं ताकि भूखे लोगों को खाना मिले टाइम पे, कोई खाए और भूखा ना रहे, ठीक है। भाई भूखा रहने से तो बढ़िया है कि आप पार्ले जी खाओ, ठीक है। तो ये जो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए हम जो चीज कर रहे हैं पार्टनरशिप में आके, ठीक है, इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप में आके मेरे कहने का मतलब था कि पार्टनर बन के हम जो ये चैरिटेबल एक्टिविटी रन कर रहे हैं इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, कहने का मतलब क्या हुआ सर? भाई मान लीजिए ए बी और सी हैं, ठीक है, और उन्होंने एग्रीमेंट में क्या किया कि ए और बी ने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि जो सी है वो पार्टनर तो है बट हम सी को प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है। या फिर हम सी का जो एक बेसिक राइट है जो हम दोनों को मिल रहा है, कौन सा राइट हो सकता है?
अब वो आगे आपको पता चलेंगे कौन कौन से राइट्स मिलते हैं पार्टनर को, ठीक है। बट हाल फिलहाल जो ए बी और सी है, ए और बी ने डिसाइड किया कि जो सी है, सी को हम है ना राइट्स नहीं देंगे। किस चीज़ के? प्रॉफिट के राइट नहीं देंगे। कल को कोई प्रॉफिट हुआ तो वो हम दोनों ही बांट लेंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तो उस पर्सन को जिसको रोका गया है, यानी कि इस केस में सी को रोका गया था कि भाई हम इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है। और अगर उसको रोका गया है तो दैट मीन्स वो पार्टनर नहीं है, यानी इस केस में सी जो है वो पार्टनर नहीं है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है स्टॉप, टू स्टॉप। मिस्टर सी को रोका है किससे? राइट से। कौन से राइट से? टू शेयर प्रॉफिट्स। देन इन दिस केस जो मिस्टर सी है वो हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई मीन पार्टनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो पार्टनर होंगे वो हमारे केस में सिर्फ होंगे ए और बी, ठीक है। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड शेयर लॉसेज ऑल्सो। कहने का मतलब, सर आप अभी तो बोल रहे थे कि प्रॉफिट तो मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो पार्टनर ही नहीं है। अब अगली लाइन में बोला है कि ज़रूरी नहीं है लॉस भी शेयर करें। हाँ सर, लॉस अलग होता है। मान लीजिए कोई पार्टनर गारंटी ले ले, पार्टनर बोलता है कि भाई प्रॉफिट हो तो मेरे को देना, लॉस हो तो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। पार्टनर ने ये शर्त दे दी। मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा आदमी है और आपने उसको बोला कि सर प्लीज़ हमारे साथ है ना पार्टनरशिप में आ जाओ ना, और उन्होंने यही शर्त रखी, बोला यार मेरा तो क्या फ़ायदा, मैं तो वैसे भी खुश हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में आऊँगा, फालतू नुकसान होगा तो तुम बोलोगे पैसे लाओ नुकसान का। मान लो 50,000 का लॉस हो गया और वो लॉस 1:1 में बांट रहा है। आई मीन दो पार्टनर हैं और वो लॉस 1:1 में बांट रहे हैं, तो 25,000 का लॉस दोनों के पास आ गया। और 25,000 का लॉस दोनों के पास आ गया तो भाई साहब आपने मांग लिया उस पार्टनर से जिसको आप हाथ जोड़ के लेके आए थे कि भाई प्लीज़ हमारी फर्म में आ जाओ, प्लीज़ हमारी फर्म में आ जाओ। अब वो पार्टनर क्या बोलेगा? बोलेगा यार मेरे को ज़रूरत नहीं थी पार्टनरशिप फर्म में आने की, बट तुमने मेरे को फोर्स किया, तुम मेरे को लेके आए, अब तुम लॉस इनकर कर रहे हो, अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो कि भाई प्लीज़ पार्टनरशिप फर्म में आ जाओ, भाई प्लीज़ आ जाओ पार्टनरशिप फर्म में। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर लॉस भी शेयर करे। हो सकता है सारे पार्टनर प्रॉफिट्स शेयर करें और उसमें से आधे पार्टनर हैं वो सिर्फ लॉस बेयर करें और आधे पार्टनरों को लॉस का हिस्सा ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट शैल बी एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स दैट वन और मोर पार्टनर्स शैल नॉट बी लाइबल फॉर लॉसेस। सेम पॉइंट, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए कि कौन कौन से पार्टनर्स लॉसेस के लिए लाइबल हैं और कौन कौन से पार्टनर लॉसेस के लिए लाइबल नहीं है। देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे 4 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए लाइबल है, यानी कि उनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा। मिस्टर बी है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए है लाइबल, यानी लॉस होगा तो मिस्टर बी को लॉस नहीं मिलेगा। और सेम गोज विद मिस्टर सी, मिस्टर सी को भी कोई लॉस नहीं मिलेगा। और मिस्टर डी जो है वो बोल रहे हैं कि मैं प्रॉफिट और लॉसेस दोनों में हिस्सा लूंगा। तो यानी कि मान लो अगर लॉस हुआ तो किस किस में बटेगा जी? लॉस हुआ तो मिस्टर ए और मिस्टर डी में बटेगा, मिस्टर सी और मिस्टर बी को कोई भी लॉस में से शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है टू शेयर प्रॉफिट्स और प्रॉफिट और लॉसेस बोथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। रिलेशनशिप होना चाहिए प्रिंसिपल और एजेंट का। नाउ एक जो पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, वो दोनों एजेंट और प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है। इन दोनों का क्या मतलब हुआ भाई? एजेंट और प्रिंसिपल क्या होते हैं? मान लो कि मैंने एक जने को अपॉइंट किया, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि यार देख मेरे पास है ना ये नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स है ना मेरे को प्रिंट करवाना है और ये प्रिंट करा के मेरे को डिलीवर करवाना है, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरे को पैसे दूंगा, ठीक है, और तू क्या कर ये पीडीएफ ले और इसका प्रिंट आउट निकलवा के और इसको डिलीवर करवा बच्चों को, ठीक है। तो जो मिस्टर ए है जिसको मैंने ये सब बोला, ठीक है, मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए मेरे बिहाफ पे मेरा काम करेगा एज माई एजेंट, वो मेरा एजेंट हुआ, ठीक है। एज माई एजेंट वो मेरे बिहाफ पे मेरा काम करेगा और वो मेरा सारा काम कर देगा और एंड में मैं उसको पैसे दूंगा उसी काम के, ठीक है। सो ये क्या बोलती है चीज़? ये चीज़ यही बोलती है कि भाई मैं तो प्रिंसिपल हुआ, मैंने मिस्टर ए को दिया ये ऑर्डर कि भाई मिस्टर ए तू जा, तू मेरा एजेंट है और तू मेरे पे काम मेरा काम कर, ठीक है। अब पार्टनरशिप में कैसे
एजेंट एक एजेंट पार्टनरशिप और प्रिंसिपल दोनों हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कैसे, एक पार्टनर एक एजेंट और एक प्रिंसिपल दोनों हो सकता है। देखिए एजेंट तो वो कब होगा, जब मान लो ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है, ठीक है। अब ए और बी ने एक डिसीजन लिया, ठीक है। अब जनरल है कि भाई तीन जनों में से दो जनों ने सेम डिसीजन लिया है तो सी को भी वो डिसीजन मानना पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए कोई काम किया है ए और बी ने, ठीक है, तो जो ए और बी ने काम किया है मान लिया जाएगा कि सी ने भी वो काम किया है। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टनरशिप में है, तीनों एक साथ आएंगे। समझे मेरी बात? अब इसका उल्टा मान लीजिए सी ने काम किया है, ठीक है, और जो ए और बी है उन दोनों ने काम नहीं किया है, ठीक है। सी ने अकेला वो काम किया है, पर माना जाएगा कि जो ए और बी है ना, वो दोनों भी प्रिंसिपल है, ठीक है, वो दोनों भी प्रिंसिपल है। और सी ने एज एन एजेंट खुद के, बी के और ए के तीनों के बिहाफ पे ये काम किया है। सो ये मतलब होता है एजेंट और प्रिंसिपल का इन पार्टनरशिप। जैसे कि क्या लिखा है इसमें, बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, कोई एक्ट किया है आपने जो कि माना जाएगा कि आपने दूसरे पार्टनर्स की सहमति के साथ वो एक्ट किया है, ठीक है, उनके साथ रह करके ये एक्ट किया है, ठीक है। सो वो एज एन एजेंट एक्ट कर सकता है दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे। नाउ एज अ प्रिंसिपल कैसे रह सकता है भाई, कैन बी बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। मान लो दूसरे पार्टनर ने कोई काम किया, ठीक है, और मुझे मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। कैसे भाई? ठीक है, उसने काम तो किया है बट वो माना जाएगा वो काम की अप्रूवल मैंने दी थी क्योंकि मैं पार्टनरशिप में हूं। अगर वो हमारे बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा कि मैंने अप्रूवल दी है। समझ गए? ठीक है, आइए नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका रेफरेंस ऊपर हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही पढ़ा था। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। दो चीज हो गई, जैसे ए बी और सी है, ए बी सी और डी है, चार पार्टनर है, ठीक है। ये चारों ने बिजनेस रन किया एक साथ मिलके, ठीक है, एक साथ मिलके इन चारों ने बिजनेस रन किया। या फिर इन चारों ने क्या किया, नॉमिनेट किया डी को, ठीक है। किस लिए नॉमिनेट किया? टू रन बिजनेस ऑन देयर बिहाफ, भाई बिजनेस रन करने के लिए इन्होंने नॉमिनेट किया डी को, ठीक है। सो ये तो केस हो गया एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और ये केस हो गया कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि सारे बिजनेस चला रहे हैं या फिर सारों में से किसी एक को उन्होंने अप्रूवल दे दी कि तू हमारे बिहाफ पे काम कर ले, ठीक है, माना जाएगा कि हम चारों ने काम कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नाउ ये हम आगे भी और काफी चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हम एग्रीमेंट करेंगे किसके साथ, बिजनेस के साथ, जो कि एनफोर्सिएबल होगा अगेंस्ट ए बी सी डी जॉइंटली और ए बी सी डी सेपरेटली। कहने का मतलब सबसे पहले तो सेपरेट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सेपरेट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप एक पार्टनरशिप में हैं, या फिर इन चारों का अपन ले लेते हैं एग्जांपल ए बी सी और डी का। जो ए बी सी और डी हैं, ये क्या करते हैं कि ए बी सी और डी ये एक पार्टनरशिप में जाते हैं, ठीक है, ये और ये एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और ये कोई काम करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इन्होंने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है इन लोगों ने इनको कन्विक्ट कर दिया, इनको पकड़ लिया कि भाई आपने तो फ्रॉड किया है, ठीक है, आपने तो फ्रॉड किया है, अब आप चलो हमारे साथ जेल, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सर हम क्यों जाए जेल, फ्रॉड तो पार्टनरशिप फर्म ने किया है, फर्म ने किया है, फर्म को ले जाओ, फर्म को बंद कर दो, हम चारों को क्यों लेके जा रहे हो, ठीक है। तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं बेटा, नहीं, फर्म ने वो फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि फर्म का जो फीचर है ना वो है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। वो अलग से एग्जिस्ट नहीं करती, so यानी कि बिना पार्टनर के कोई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। कोई पार्टनरशिप फर्म बिना पार्टनर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो
जो भी लाइबिलिटी है, जो भी चीजें हैं, वो एक्चुअली किसकी है, किसके दम पे, पार्टनर्स के दम पे। ठीक है। अब कंटिन्यूइंग दैट टू आर एग्जाम्पल कि भाई आपने फ्रॉड कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, मान लो उन्होंने फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो जो फ्रॉड के, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 10 करोड़ रुपए फ्रॉड के लिए एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब वो तो बोल रहे हैं कि भाई साहब पार्टनरशिप फर्म ने किया है, पार्टनरशिप फर्म के पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे ही नहीं है, समझ रहे हो। अब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं है तो पैसे कौन लाएगा, पैसे लाएंगे ए बी और सी डी, क्यों, क्योंकि वो पार्टनर है, बिना पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो एनफोर्सिबल हो जाएगा अगेंस्ट किसके, जो सारे पार्टनर्स हैं उनके जॉइंटली, जॉइंटली इन्फोर्सिबल हो जाएगा। और मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, और उन चारों पार्टनर में से ए बी सी और डी, मिस्टर बी ने, हाँ जी जिसका हाथ नहीं है यहाँ पे, मिस्टर बी ने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, और वो फ्रॉड करने के बाद वो पकड़ा गया, तो जो गवर्नमेंट है वो किससे पेनल्टी लेगी, वो पेनल्टी लेगी मिस्टर बी से, क्योंकि सी डी और ए इन तीनों को तो पता ही नहीं था बेचारों को कि भाई साहब बी तो है वो तो फ्रॉड कर गया, ठीक है। समझ गए कहने का मतलब, कहने का मतलब ये था कि जो पार्टनर है वो एक सेपरेटली भी लायबल होगा, ठीक है, जो भी वो एक्टिविटीज या एग्रीमेंट्स कर रहा है बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो सेपरेटली भी लायबल होगा और वो जॉइंटली भी लायबल होगा, ठीक है। यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। और कितने फीचर्स हैं एक बार हम वापस रिवाइज कर देते हैं, 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट्स, existence of business and profit motive, sharing of profits and relationship of principal and agent। फिर आता है हमारी डेफिनेशन में से ये वर्ड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देन नो सेपरेट एग्जिस्टेंस हमारा लास्ट आता है, जिसमें हम देखते हैं जॉइंटली और सेपरेटली वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारे होते हैं। आपको एक्चुअली इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करोगे आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखोगे। हाँ, ऑल्दो आई थिंक आप ये क्वेश्चन नहीं देखोगे नो सेपरेट एग्जिस्टेंस वाला, बट आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग देम फॉर ऑल, ठीक है। आप प्रॉफिट शेयरिंग वाला तो आप देखोगे ही, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, आप देखोगे ही प्रॉफिट शेयरिंग वाला, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव का भी आप एक तरीके से एग्जांपल देख लोगे वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें लॉसेस भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉफिट आ रहा है पर प्रॉफिट इनफ नहीं है एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, ओरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बाय एग्रीमेंट बट नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक बेसिस बनता है, किसका बेसिस बनता है, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज किसके, पार्टनर्स के। पार्टनर कौन नहीं होना चाहिए, मिनिमम कौन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, एक अनसाउंड माइंड वाला नहीं होना चाहिए, और जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। किसने प्रिस्क्राइब किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जो एक्ट है, एक्ट ने कोई नहीं, कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है मैक्सिमम लिमिट जो है, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय लॉ होनी चाहिए, ओरल रिटर्न होनी चाहिए, बेसिस ये हमने पढ़ा ही था सारा। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस को चालू करने के लिए बिजनेस लीगल होना चाहिए, और जो जॉइंट ओनरशिप है किसी भी प्रॉपर्टी की उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो चैरिटेबल फंक्शन, चैरिटेबल एक्टिविटी है उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, सॉरी उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट के लिए हुई हो या फिर लॉस के लिए हुई हो, जो भी हुई हो, चैरिटेबल एक्टिविटी है ना, उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। देन आता है एक पर्सन, किसी पर्सन को अगर रोका गया है किससे, एक उसके राइट से टू शेयर प्रॉफिट्स, तो फिर उस पर्सन को हम पार्टनर नहीं बोलेंगे, ठीक है। It is not necessary that all partners should share losses also, and it shall be agreed between partners that one or more shall not be liable for losses। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप में लॉसेस शेयर करो, और ये सब एग्रीमेंट में होना चाहिए कि कौन पार्टनर प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेगा और कौन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। भाई प्रॉफिट तो नेसेसरी है, प्रॉफिट तो आपको शेयर करना, अगर आप पार्टनर हो तो आप प्रॉफिट तो लोगे, ठीक है। बात यह है कि आप लॉस लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। तो वो आपको
पता चल जाएगा। खैर ये बात सिर्फ याद रखने की है। आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है राइट्स। अब जो राइट्स ऑफ पार्टनर है वो हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें जाइए और वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आराम से अच्छे से टाइम निकाल के पढ़िए, आराम से। आप अभी आपके पास काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स तक जाने में, आप अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट में जाइए, एक एक चीज़ को आराम आराम से सॉल्व करें, ठीक है। आपका मानिए मेरी बात कि आपका कोर्स आराम से होएगा, ठीक है। आप बस पेशेंस रखें, आप हर चीज़ धीरे धीरे करके समझते हुए चलें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही रोज़ आऊँगा, रोज़ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। धीरे धीरे करके हम दोनों मिल के कोर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपका फीचर्स हो गया। राइट्स ऑफ पार्टनर हम पार्ट 2 वाली वीडियो में करेंगे, हमारे पार्टनरशिप के पार्ट 2 वाली वीडियो में। इसके बाद थोड़ा हम थ्योरी जारी रखेंगे 3-4 वीडियोस तक, और उसके बाद जाके हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स आते हैं और उन एडजस्टमेंट्स को कैसे सॉल्व करना है, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे, ठीक है। आप जब मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रोज़ MCQs डाल रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी। आप MCQs पढ़ेंगे, आप सोचेंगे, आप उसका जवाब देंगे, और जब आप मान लीजिए आपका जवाब गलत गया, ठीक है, तो बिलीव मी जब कुछ गलत होता है तो आपको याद होता है, याद रह जाता है कि भाई ये मेरा गलत हो गया, अब मैं इस चीज़ को भूलूंगा नहीं कभी कि भाई मेरी गलती थी और जो सही आंसर है वो क्या है, ठीक है। सो ठीक है, हम रोज़ 1 या 2 MCQ डालेंगे और उसमें आप जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा है, सही हुआ तो दैट मीन्स यू नो ऑल, अगर सही नहीं हुआ तो आपको याद रह जाएगा। तो दोनों तरह में आपका फ़ायदा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।